नमस्कार बच्चों, आपकी क्लास कक्षा 7 में आज आपको मैं पाठ 11 पौधों में जनन ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। बच्चों, आप जानते हैं कि पौधे मिट्टी से जब निकलते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं और फिर उनके ही जैसा एक नया पौधा अगर हमने बनाना है तो हम बीज मिट्टी में बोते हैं और फिर एक नया पौधा उससे उगता है। तो ये हमने अक्सर देखा है, जैसे हम खेती भी करते हैं तो खेती में भी हम बीज डालते हैं, नया पौधा उगाता है। लेकिन बच्चों, ये जो जनन है, एक नए पौधे का जन्म लेना, इसे जनन क्रिया कहते हैं। ये केवल बीज के द्वारा ही नहीं बल्कि और भी अन्य कई विधियों के द्वारा होती है। जनन क्रिया तो आप समझ गए, अपने ही जैसा एक नया जीव बनाना, ये जनन क्रिया है। अब फिलहाल हम पौधों में जनन पढ़ेंगे। तो पौधों में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो पहला वाला है, इसमें अगर लैंगिक यानी जननांग, यदि जनन अंग भाग लेते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें जनन अंग भाग नहीं देते वो अलैंगिक जनन है। ठीक है, इसमें नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, वो हमारा होता है अलैंगिक जनन। इसमें जननांगों का प्रयोग नहीं होता। अलैंगिक जनन में जननांगों का प्रयोग नहीं होता। तो पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है मुकुलन। मुकुलन विधि के द्वारा कैसे जनन होता है, इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है उसके अंग से एक छोटी सी कली निकलती है, जिसे मुकुल कहते हैं, और वो कली धीरे धीरे बड़ी होकर विकसित हो जाती है और एक नए पौधे के रूप में अलग हो जाती है। तो इस प्रकार पौधे के शरीर से निकलने वाला एक छोटा सा अंग विकसित होकर एक बड़ा अंग बनता है जो पौधे के समान होता है और फिर उसे छोड़कर अलग हो जाता है। जैसे यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट में आप देख रहे हैं कि छोटा सा अंग उभरा, इसे मुकुल या कली कहते हैं। धीरे धीरे ये इससे अलग होने लगा और बिल्कुल जैसे इसमें केंद्र था, इसे केंद्रक कहते हैं। इसमें भी एक केंद्रक आ गया, और जब एक केंद्रक आ गया तो ये पूर्ण विकसित कोशिका बन गई। अब ये कोशिका इससे धीरे धीरे अलग हो जाएगी और एक नया जीव बन जाएगा। इस प्रकार कुछ समय बाद इसको छोड़ देगा और ये जीव अलग और ये जीव अलग, एक पौधा अलग, ये पौधा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुकुलन विधि के द्वारा किस प्रकार नया पौधा बनता है। इसके बाद खंडन मतलब टूटना। इसमें क्या होगा, एक जीव दो भागों में टूट जाएगा। पौधा जीव की, अभी हम पौधों में जनन पढ़ रहे हैं तो हम पौधों के बारे में बोलेंगे, जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि पौधा दो भागों में टूटकर पूर्ण विकसित पौधा बन जाएगा। पहले एक पौधा दो छोटे छोटे भागों में टूटेगा, फिर वो दोनों छोटे छोटे भाग बड़े होकर नया पौधा बनाएंगे। तो इसे देखते हैं, जैसे शैवाल, जैसे आपने गड्ढों में काई देखी होगी, काई, ये काई जो होती है ये शैवाल कहते हैं इसे। जैसे स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये इसके उदाहरण है। ये काई का मैंने बनाया है, तो ये इसकी कुछ मिलती जुलती संरचना है। तो ये बीच में से टूट जाएगा और दो नए काई के पौधे बनेंगे, फिर ये दोनों भी बड़े हो जाएंगे और नया एक विकसित पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार शैवाल जो होते हैं उनमें इस प्रकार खंडन विधि के द्वारा जनन क्रिया होती है। अब तीसरा आता है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण एक बीज के समान हो गया।
जैसे फफूंद, फफूंदी आप जानते हैं अचार पे रोटियों पे फफूंदी लग जाती है, एक जाल सा बीच में लगता है, उस जाल से भी कुछ तंतु या धागे की संरचनाएं ऊपर की ओर निकलती हैं या ना निकले ऊपर की ओर नीचे रहे, उनके ऊपर एक छोटे छोटे से गोल गोल आकृति दिखाई देने लगती हैं। ये गोल गोल आकृति बीजाणु होते हैं, ये इन्हें तोड़कर हवा में बिखर जाते हैं और अगर कहीं इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं जैसे नमी, वायु, जल, इस तरह की मिट्टी या कोई और भोजन मिल जाए इन्हें, भोज्य पदार्थ सड़े गले, तो ये वहाँ पर जाकर नए पौधे के रूप में जनन क्रिया कर लेते हैं, नया पौधा या फफूंद का नया पौधा बन जाता है। तो फफूंद में राइजोपस, राइजोपस इसका उदाहरण है जिसमें जनन क्रिया बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा होती है। तो मैंने अलैंगिक जनन में आपको मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण विधि पढ़ाई है, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पे लिखिए और ये सब करने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम नया टॉपिक लेते हैं, पाउज कराएं बच्चों। अब चौथी विधि है हमारी द्विवर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन। वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन मतलब कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर। अगर शरीर के किसी अंग के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है तो इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर अपने घर में गुलाब उगाना चाहते हैं तो हम गुलाब की एक टहनी लेते हैं और उसकी कलम बनाकर उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि हमें गुलाब का नया पौधा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर पौधे के किसी अंग से नए पौधे का हम विकास करते हैं या नया पौधा बना लेते हैं, इस विधि को कहते हैं वर्धी जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। तो जैसे डहेलिया, शकरकंद, सतावर, ये इनकी जड़ बोने से ही, डहेलिया की जड़ तोड़ के कहीं लगा दो एक नया पेड़ बन जाएगा। आलू, अदरक, गन्ना, इन्हें तना, आपने देखा होगा कि जो आलू होता है उसमें जगह जगह छोटे छोटे संरचनाएं उभरी होती हैं। इन्हें काट कर या बिल्कुल साबुत आलू को आप बो दोगे, आलू क्योंकि एक तना होता है तो मिट्टी में से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आलू का पेड़ निकल आएगा। तो इस प्रकार आलू, अदरक, गन्ना, गन्ना भी आप देखते हैं कि गन्ने को लेते हैं, उसे काट काट कर बीच बीच में मिट्टी में उगा देते हैं, कुछ समय पश्चात गन्ना बाहर निकल आता है। उसमें गन्ने में जो डंठल जैसी उभरी संरचनाएं होती हैं उनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। और अजूबा, बिगोनिया, इन्हें या फिर अरबी, इनके पत्तों से ही नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन में पौधे के किसी अंग से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थी जिनमें आपने देखा कि जननांगों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पौधे से ही, एक पौधे के किसी अंग या पौधे से ही दूसरे पौधे का निर्माण हुआ है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर व मादा जननांगों का प्रयोग होता है। बच्चों जो पौधे होते हैं, पौधों में पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक लिंगी और एक द्विलिंगी। एक लिंगी में तो ऐसा होता है कि एक नर होता है और एक मादा होता है। नर और मादा दोनों होने जरूरी हैं। कुछ वृक्ष अगर केवल नर हैं तो वो प्रजनन क्रिया नहीं कर सकते, या केवल मादा है तो उनमें भी प्रजनन क्रिया नहीं हो सकती। नर और मादा दोनों पौधे एक साथ होने चाहिए तभी प्रजनन क्रिया हो सकती है। कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं, मतलब ऐसे पौधों में नर और मादा अंग दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये एक पुष्प बनाया है, फूल बनाया है, इस फूल में
ये पुष्प ग्रंथ है, इसका नीचे वाला भाग जहाँ से पुष्प को तोड़ा गया है इसे पुष्प ग्रंथ कहते हैं। और बाहर की तरफ जो ग्रीन हरे रंग का जो भाग होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल। और जो पत्तियां होती हैं फूल की उन्हें दल कहते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, इसमें ये जो बीच का भाग होता है पुष्प के, जो नीचे से फूला हुआ होता है और ऊपर से पतला होता है, इसे व्रतिकाग्र कहते हैं। क्या है ये इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। पूरा जो है इस पूरे को हम स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा भाग, लेडीज पार्ट। तो इसके दो भाग हैं, ऊपर वाले भाग को व्रतिकाग्र कहते हैं, चपटा भाग है ऊपर का, और नीचे का जो फूला हुआ भाग है इसे हम अंडाशय कहते हैं। ये क्या था बच्चों, ये पौधे का स्त्री केसर यानी मादा जननांग। और इसमें ये आपको ये इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये इन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो होता है ये नर जननांग है, ये पौधे का नर जननांग होता है। तो इस प्रकार पूरे पुष्प, ये मैंने ऐसा पुष्प बनाया है जो द्विलिंगी है। ये द्विलिंगी पुष्प है, इसमें मादा जननांग भी स्त्री केसर, ये पूरा इतना ही स्त्री केसर है, याद रखेंगे। और ये जो नर जननांग है वो है पुंकेसर। तो पुष्प के जितने भी भिन्न भिन्न भाग थे वो मैंने सब इस पे दर्शाए हुए हैं। एक बार आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो क्योंकि लैंगिक जनन में मैंने बताया था, लैंगिक जनन में जननांगों का प्रयोग होता है, नर व मादा जननांगों का प्रयोग होगा। तो जब ये जननांगों का प्रयोग होगा तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। दोबारा समझिए, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर व मादा जननांगों का प्रयोग होता है। पौधों में नर और मादा जननांग क्या होते हैं, नर जननांग होता है पुंकेसर और मादा जननांग होता है स्त्री केसर। इसे स्त्री केसर लिखेंगे, स्त्री केसर, ये मादा जननांग। इस पुष्प के माध्यम से मैंने उनको दर्शाया है। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं पौधों में उन्हें पुंकेसर कहते हैं। ये नर जननांग है। और इस तरह की संरचनाओं के बीच में एक इस प्रकार की संरचना मिलेगी आपको, जो नीचे से फूली हुई और ऊपर से पतली, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं पूरे को। इसके ऊपर वाले भाग को व्रतिकाग्र और नीचे वाले फूले हुए भाग को हम अंडाशय कहते हैं। तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही पौधे में दोनों भाग हों। जिन पौधों में केवल एक ही भाग होता है, या तो नर भाग या मादा भाग, एक भाग, तो उसे हम एक लिंगी पौधा कहते हैं। और जिसमें दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इन जननांगों को ठीक से याद रखेंगे और हम देखेंगे कि ये किस प्रकार पौधों में इनकी सहायता से जनन क्रिया होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जो पौधों में जनन होता है ये कक्षा 9 या 10 में फिर दोबारा से आपके सामने आएगा। अगर आप यहीं पर अच्छे से इन्हें याद कर लेंगे, इनके नामों को समझ लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आपको कक्षा 10 में या 9 में बहुत आराम से नंबर मिल जाएंगे इन प्रश्नों पर, इनके ऊपर आधारित जो प्रश्न होंगे। तो इसको अच्छे से देख लें, इन नामों को अच्छे से याद कर लें। और जो मैंने अलैंगिक जनन की 4 विधियाँ बताई हैं उन्हें भी ठीक से पढ़ लें। तो इस प्रकार हम अब मैं आपको आगे जो कल मैं पौधों में जो जनन क्रिया पढ़ाऊंगा उसे निषेचन क्रिया कहते हैं। और उसमें इन अंगों का किस प्रकार प्रयोग होता है, ये अंग किस रूप में बदलते हैं, कौन सा अंग किस रूप में बदल जाता है, उन सब का अध्ययन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको ये आधार मैंने आज दे दिया है, इस आधार पर कल की पढ़ाई होगी। ये पाठ मैंने आज शुरू किया है, कल मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा। और जब मैं आगे का पढ़ाऊंगा तो आप पिछला वाला वीडियो भी देखें और जो मैं आगे भेजूंगा वो वाला वीडियो भी देखें,
एक पार्ट के जितने भी भाग होते हैं वीडियो के, उन सभी भागों को एक साथ जरूर देखना चाहिए, ताकि जो शुरुआत है वो एक दूसरे से मिलती चली जाए और आपको सारा समझ में आ जाए। तो बच्चों, लॉकडाउन की स्थिति में आप सब लोग घर पे अच्छे से पढ़िए और अपने जो समय है इसको प्रयोग करते रहिए। ये समय बहुत कीमती है। ऐसी ही पढ़ाई आपको हो सकता है आने वाले समय में करनी पड़े। इस पढ़ाई की आदत डालिए। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, लाइक करते रहें। और अगर आपको कोई परेशानी है तो वो भी मुझे आप बताएं कि सर हमें आपसे वीडियो देखने में ये परेशानी होती है। तो इस प्रकार अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इस प्रकार की आदत डालें, और आप जो जीवन में बनना चाहते हैं उसको अपने ध्यान में रख के मन लगा कर पढ़ाई करें, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।